हेलो गाइस, वेलकम बैक इन एएससी क्लासेज ऑफ केमिस्ट्री 12th। आज हम लोग 12th की इस केमिस्ट्री में पी ब्लॉक के क्वेश्चन वाले वीडियो को देखेंगे। उसमें आज के वीडियो में हम लोग उसको पूरा कर लेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 7.29 तक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया था, कुछ राइटिंग वे में और कुछ ओरल वे में डिस्कशन के माध्यम से। आज उसी तरीके से हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चन को क्लियर करके इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। और इसके पहले कि हम चैप्टर शुरू करते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं, आपसे ये सजेशन है, रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर अभी तक नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए और उसके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि एजुकेशन से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें, केमिस्ट्री और मैथ से 11-12 के लिए बेसिकली। और बाद में हम लोग इसमें जब 12th का कुछ क्वेश्चन आ जाता है, कुछ चैप्टर पूरा हो जाता है, तो हम लोग 10th का भी शुरुआत करेंगे, 10th और 9th के लिए भी, ताकि अधिक से अधिक लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल हो। चूँकि 9th-10th के लिए भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि 9th-10th के लिए भी वीडियो बनाया जाए, तो हम लोग निश्चित उस पर प्लान कर रहे हैं और उसको आगे देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में 7.30 क्वेश्चन की बात करें एक्सरसाइज की। तो क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इंस्पायर्ड एन बार्लेट फॉर कैरिंग आउट रिएक्शन बिटवीन जेनॉन एंड PTF6। आप डिस्कशन में भी जेनॉन के कंपाउंड्स में पढ़ चुके हैं, इस बात को मैं फिर दोहरा दे रहा हूँ और राइट डाउन भी कर दिया हूँ कि नील्स बार्लेट जो थे उन्होंने 1962 में एक कंपाउंड प्रिपेयर किया बाय मिक्सिंग ऑक्सीजन एंड PTF6। उनका रिएक्शन था OF प्लस PTF6, तो इसमें O2 प्लस और PTF6 होल माइनस, ये उनको कंपाउंड प्राप्त हुआ। और ये उन्होंने देखा कि इसमें आयोनाइजेशन इंथैल्पी जो ऑक्सीजन का था, फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी O2 प्लस बनाने के लिए, और जेनॉन की जो आयोनाइजेशन इंथैल्पी थी, फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी, ये लगभग सेम उनको मिली कैलकुलेशन में। जैसे फर्स्ट IE ऑफ O2 इक्वल्स टू 1175 किलो जूल पर मोल मिली, जबकि जेनॉन के लिए फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी का वैल्यू 1170 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ 75 था, इसका 70 था, तो अप्रॉक्सीमेटली सेम थे। इस रिजल्ट के आधार पर वो इस बात को सोचने को मजबूर हुए, कंपेल हुए कि जैसे यहाँ पर O2 से हम PTF6 का रिएक्शन करा करके O2 PTF6 बना लिए, तो इसी तरीके से हम O2 के जगह पर अगर जेनॉन को यूज करें तो यहाँ पर भी जेनॉन का सिमिलर कंपाउंड बन सकता है। और इसके बाद उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करके सिमिलर कंपाउंड बनाया कि जेनॉन और PTF6 को मिक्स करके रिएक्शन करा करके और उन्होंने बनाया। तो रिएक्शन आपका था XC प्लस PTF6 278 केल्विन पर रिएक्शन हुआ, तो XC प्लस और PTF6 उनको प्राप्त हुआ जो रेड कलर कंपाउंड था। तो इस तरीके से ये ऑक्सीजन और PTF6 के बीच में रिएक्शन करा करके जो उनको मिला O2 प्लस PTF6 होल माइनस, इसी कंपाउंड को प्राप्त करके तब वो इंस्पायर्ड हुए जेनॉन के कंपाउंड को, सिमिलर कंपाउंड को बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7.31 कि व्हाट आर द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ फास्फोरस इन फॉलोइंग। ऑक्सीडेशन स्टेट का कैलकुलेशन आप जानते हैं। हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स जो होंगे या कुछ लोग होंगे जो हमारे 11th क्लास को रिवाइज किए होंगे लॉन्ग एगो, तो उनको ये कन्फ्यूजन कहीं कहीं हो सकता है, इसलिए हमने इसको सॉल्व कर दिया है कि वहाँ पर जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा जा रहा है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को आप X मान लीजिए, और इसके बाद अगर न्यूट्रल कंपाउंड है तो सारे एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखने पर इक्वल टू 0 होना चाहिए, और नहीं तो उस पर जितना चार्ज है उतने के बराबर होना चाहिए। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो भी कंपाउंड दिए गए हैं सब के सब न्यूट्रल हैं। तो आप जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि H3PO3 का निकालना है P का, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हाइड्रोजन का आपको पता है कि +1 होता है,
क्लोरीन और फ्लोरीन का -1 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है, कैल्शियम एक जगह आया है तो कैल्शियम का +2 होता है, सोडियम आया है तो सोडियम का आपका +1 होता है। ये प्लस नोन है, आपको पता है। तो इसके आधार पर हम निकालेंगे तो H3 यानी 3 या इंटू H का +1 प्लस P का X और प्लस O3 तो 3 इंटू -2 और इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो अब इसको सीधा करेंगे तो 3 + X - 6 = 0 हो गया। तो x - 3 = 0 यानी x का वैल्यू +3 हो गया। ऐसे ही PCl3 की बात करते हैं तो P का x अब +3 इंटू Cl का -1 = 0 होना चाहिए, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है। तो x - 3 = 0 यानी x का वैल्यू +3। ऐसे ही Ca3P2 में तो 3 इंटू +2 कैल्शियम का +2 और +2 इंटू एक्स, फॉस्फोरस का मालूम नहीं है तो 6 + 2x = 0 यानी x का वैल्यू -3 हो गया। ऐसे ही Na3PO4 तो 3 इंटू Na का +1 होता है प्लस P का है x, अब 4 इंटू -2 इसको सॉल्व किए तो आपका x का +5 आ जाएगा। POF3 है तो P का x, O का -2 और F के लिए -1 होता है, 3 है तो 3 इंटू -1 तो इसको भी सॉल्व किए तो x - 2 - 3 = 0 यानी x - 5 = 0 तो x का वैल्यू +5 आ गया। तो इस तरीके से हम पांचों में P का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिए। इसके बाद आगे का क्वेश्चन कहता है कि राइट बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। NaCl इज हीटेड विथ सल्फ्यूरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ MnO2। तो जब हम लोग NaCl को H2SO4 के साथ हीट करते हैं MnO2 के प्रेजेंस में, MnO2 यहाँ पर कैटलिस्ट का काम करता है, तो कैटलिस्ट नहीं रिएक्शन ही करता है, रिएक्टेंट का काम करता है। तो देखिए इसमें 2 स्टेप में रिएक्शन होता है। पहला रिएक्शन क्या हुआ कि NaCl है और H2SO4 है, तो इसमें Cl जो है ये अलग हो जाता है और इसका H2SO4 का एक H रिमूव हो जाता है। चूँकि एसिड की टेंडेंसी होती है कि हाइड्रोजन देगा, तो H2SO4 पहले एक हाइड्रोजन देता है तो एक हाइड्रोजन इसका अलग हुआ और इसमें से Cl अलग हुआ तो HCl बना लेता है और यहाँ बच जाता है हमारा HSO4 और यहाँ पर बचा है सोडियम, तो NaHSO4 बन जाता है प्लस HCl। इसको जब बैलेंस करने के लिए हम 4 से मल्टीप्लाई कर लिए हैं, यहाँ फिर 4 HCl लेते हैं और MnO2 के साथ, यही जो HCl निकला है यहाँ से, और MnO2 के साथ रिएक्ट करता है तो Mn का क्लोराइड बना देता है यानी MnCl2 बना देता है और प्लस में क्लोरीन गैस यहाँ से निकल जाती है। 4 क्लोरीन है तो 2 क्लोरीन यहाँ और 2 क्लोरीन यहाँ निकल गया और 4H बच गया और यहाँ पर 2O बच गया तो 2H2O बन जाता है। अब इसको ओवरऑल रिएक्शन को हम ऐड कर देते हैं तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या 4 NaCl प्लस 4 H2SO4 प्लस में MnO2। अब इधर क्या बच जाएगा तो MnCl2 और प्लस में NaHSO4 4 NaHSO4 प्लस Cl2 और प्लस में 2 आपका H2O बच जाता है। तो ये रिएक्शन हुआ पहले वाले का। फिर दूसरा इसमें कहता है कि क्लोरीन गैस इज पास्ड इनटू ए सॉल्यूशन ऑफ NaI इन वाटर। तो सोडियम आयोडाइड के सॉल्यूशन में जब पास कराते हैं Cl2 को तो क्लोरीन जो है I को डिस्प्लेस कर देता है तो NaCl का सॉल्यूशन बन जाता है और I2 आपका निकल जाता है, आयोडीन निकल जाता है। इसके बाद है 7.33 कि हाउ आर जेनॉन फ्लोराइड्स XeF2, XeF4 एंड XeF6 आर ऑब्टेन्ड। तो आप देख चुके हैं जेनॉन के कंपाउंड्स में डिटेल्स पढ़ चुके हैं, वीडियो में वही रिएक्शन है, आपकी बुक में भी लास्ट पेज में दिया हुआ है, आप नोट कर सकते हैं, वीडियो को भी देख करके समझ सकते हैं, नोट कर सकते हैं कि जेनॉन और फ्लोरीन आपस में डायरेक्ट रिएक्शन के द्वारा अलग अलग फिजिकल कंडीशन में अलग अलग अमाउंट के हिसाब से, कंसंट्रेशन के हिसाब से रिएक्ट कराने पर ये बारी बारी से तीनों कंपाउंड बनाते हैं, जिनका तीनों का डिस्क्रिप्शन और पूरा डिटेल्स आपको दिया गया है जेनॉन कंपाउंड के फॉर्मेशन में, वहाँ से आप नोट कर लेंगे। इसके बाद है कि 7.34 विथ व्हाट न्यूट्रल मोलिक्यूल इज ClO माइनस आइसो इलेक्ट्रॉनिक
इन दैट मोलिक्यूल इज दैट मोलिक्यूल लेविस बेस। तो देखिए सबसे पहले ClO माइनस में हम लोग इलेक्ट्रॉन का काउंटिंग करते हैं। तो इसमें देखते हैं कि ClO माइनस में Cl का 17, O का 8 और एक माइनस है यानी एक इलेक्ट्रॉन और है, तो 26 यानी 26 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसके सिमिलर मोलिक्यूल्स OF2 है, एक ऑक्सीजन का 8 और फ्लोरीन का 9 होता है, तो F2 है तो 9 2 जा 18 और O ऑक्सीजन का 8 तो 26 से भी हो गया, तो ये OF2 है। और एक दूसरा है ClF, तो क्लोरीन का 17 और F का 9, तो 17 और 9 मिलकर के भी 26 हो जाता है। तो ये दोनों इसके आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए। अब इसमें ClF जो होता है ये लीविस बेस की तरह काम करता है, क्योंकि ये और भी अदर फ्लोरीन मोलिक्यूल्स के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। और आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है वो लुईस बेस होता है, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है वो लुईस एसिड होता है। ए से याद रखिएगा लुईस बेस, और लुईस एसिड में ए से एक्सेप्ट करने वाला और ए से एसिड, तो लुईस एसिड एक्सेप्ट करने वाला होता है। तो बेस में बेसी है, बेसी मीन्स ज़्यादा है तो ये देगा, ठीक है। तो याद करने का तरीका लुईस बेस में इलेक्ट्रॉन देगा क्योंकि इसमें बेसी है, बेसी मतलब ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन। और लुईस एसिड एक्सेप्ट करेगा क्योंकि वो एसिड है, ए से रिलेट आप कर लीजिएगा याद करने के लिए। इसके बाद है कि 7.35 में कि हाउ आर HCO3 एंड HCOA4 प्रिपेयर्ड। तो ये भी आप पढ़ चुके हैं कि इसका ऑक्सीजन का कंपाउंड में हम लोग देखे भी थे, आपके लास्ट पेज में दिया भी हुआ है जेनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड में कि वाटर के साथ अगर हाइड्रोलिसिस कराया जाता है तो HCO3 बनता है, और इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराया जाता है तो HCOA4 बनता है। तो आप उससे उसका रिएक्शन लिख लेंगे जेनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड से, आपको वीडियो में भी मिल जाएगा, बुक में भी मिल जाएगा। इसके बाद है 7.36 अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी इंडिकेटेड फॉर ईच सेट, जैसे F2 Cl2 Br2 I2, इंक्रीजिंग बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी HF HCl HBr HI इंक्रीजिंग एसिड स्ट्रेंथ, और NH3 PH3 AH3 SbH3 BiH3 इंक्रीजिंग बेस स्ट्रेंथ। तो इसका डिटेल्स हम लोग देखे हुए हैं, लेकिन फिर भी उसको टेबलाइज करके हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद 3-4 क्वेश्चन है आपका आसानी से बन जाएगा। अब देखिए 7.36 में कि अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी इंडिकेटेड फॉर ईच सेट। तो ये जो दिया गया है तो प्रॉपर्टी के आधार पर हम लोग इसमें जैसे इंक्रीजिंग बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की बात करें तो जानते हैं कि जनरली एटम का साइज बढ़ने पर आपका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होते जाता है, लेकिन फ्लोरीन इसका एक्सेप्शन है, चूँकि फ्लोरीन में टू मच स्मॉलर साइज होने के कारण उसका इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन फोर्स ज़्यादा काम करता है, और उसके कारण उसका साइज रिस्पेक्टिवली बड़ा हो जाता है क्लोरीन से, तो इसलिए उनका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी कम हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि सबसे बड़ा साइज होता है आयोडीन का, तो आयोडीन की सबसे कम, उसके बाद उसका वैल्यू भी दे दिया गया है, वैल्यू याद है तो भी ठीक है, नहीं भी याद है तो साइज के आधार पर आप लिख सकते हैं कि आयोडीन, और आयोडीन के बाद फ्लोरीन होता है, होना चाहिए आयोडीन के बाद ब्रोमीन, उसके बाद क्लोरीन है तब फ्लोरीन, लेकिन फ्लोरीन की ज़्यादा कम होती है और क्लोरीन और ब्रोमीन से भी कम होता है। तो आयोडीन, उसके बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद ब्रोमीन और ब्रोमीन के बाद क्लोरीन की हो जाएगी। सबसे ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्लोरीन की होती है। अब इसके बाद कह रहा है कि HF HCl HBr और HI में इंक्रीजिंग एसिड स्ट्रेंथ के अनुसार करना है। तो एसिड स्ट्रेंथ के अनुसार फिर वही बात, जिसके ये एसिड स्ट्रेंथ में देखते हैं तो वहाँ पर H+ आयन को रिलीज करने की टेंडेंसी, तो H+ आयन में रिलीज करने की टेंडेंसी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है I में, तो वहाँ पर आपका हो जाता है HF, उससे ज़्यादा HCl, उससे ज़्यादा HBr, उससे ज़्यादा HI की होती है। और उसी तरीके से अगर इंक्रीज बेस स्ट्रेंथ की बात करें तो BiH3
सबसे कम, उसके बाद SbH3, तब ASH3, PH3, NH3 होता है। और इन सब के बारे में हमने यहाँ पर समराइज कर दिया है, नहीं तो आपके रिलेटेड वीडियो में इसके पूरे डिटेल्स दिए गए हैं, क्यों होता है, कैसे होता है, इसका वेरिएशन वहाँ भी आप समझ सकते हैं। वहाँ समझ लिए होंगे तो यहाँ पे लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, हमने आपको एक हिंट के तौर पर दे दिया है। इसके बाद कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट, XeOF4, NeF2, XeF2 और XeF6। तो इसमें देख रहे हैं कि सब जेनॉन के कंपाउंड हैं, एक केवल दिया हुआ है नियॉन का। तो इसमें नियॉन का NeF2 जो है ये एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि नियॉन की आयोनाइजेशन इंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है। तो जिसकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी ज़्यादा होगी वो कम रिएक्टिव होगा, क्योंकि उनको आयोनाइज करने के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो नियॉन की आयोनाइजेशन इंथैल्पी लगभग 2080 किलो जूल पर मोल होती है, इसलिए ये NeF2 एग्जिस्ट नहीं कर पाता है, स्टेबल नहीं हो पाता है। और जब जेनॉन की बात करें तो कंपाउंड्स ऑफ जेनॉन एग्जिस्ट ड्यू टू हैविंग इट लोअर आयोनाइजेशन इंथैल्पी। जेनॉन का कम होता है, ये लगभग 1170 किलो जूल पर मोल होता है, तो इसलिए इसके कंपाउंड एग्जिस्ट कर सकते हैं, जबकि इसके नहीं करते हैं। तो इसीलिए XeOF4, XeF2 और XeF6 एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद आपको एक दिया हुआ है 7.38 कि गिव द फार्मूला एंड डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ नोबल गैस स्पीसीज विच इज आइसोस्ट्रक्चरल विथ ICl4, IBr2 और BrO3, सब पर एक एक माइनस चिन्ह लगा हुआ है। तो हमने यहाँ पर उसका स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रॉ कर दिया है, और इसमें उसके प्रॉपर्टी में उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या को आप देख सकते हैं, उसके जियोमेट्रिकल शेप को देख सकते हैं, उसी के आधार पर कंपेयर करना है आपको। तो जैसे ICl4 होता है, तो ICl4 में प्लेनर होता है, ये जो है स्क्वायर प्लेनर हो गया आपका, Cl4 होते हैं, और ऊपर और नीचे दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ Cl के बीच में चार पेयर बॉन्ड बने, 1 2 3 4, चारों स्क्वायर शेप में प्लेनर में है, एक प्लेन में है, और ये एक ऊपर और एक नीचे, ये आपके दो लोन पेयर रह जाते हैं। सेम इसी टाइप का स्ट्रक्चर जब इनर्ट गैस में बात करते हैं, तो नोबल गैस में या इनर्ट गैस में आपको XeF4 का आता है। तो XeF4 के लिए Xe सेंट्रल एटम हो जाता है, फ्लोरीन जो होता है उसके साथ सेम इसी स्ट्रक्चर में बनता है, और इसमें भी दो लोन पेयर रह जाते हैं। उसी तरीके से IBr2- की बात करें तो ये लीनियर होता है, या ट्राइगोनल बाई पिरामिडल भी इसको बोल सकते हैं। हॉरिजॉन्टल में ट्राइगोनल हुआ ऊपर और नीचे बाई पिरामिडल से, या इसको लीनियर भी बोलते हैं, चूँकि ये BR लीनियर में है। तो इसमें एक पेयर यहाँ, एक पेयर यहाँ और एक पेयर यहाँ, 3 पेयर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आयोडीन के पास बचते हैं, और BR ऊपर नीचे कंबाइन करते हैं। तो सेम स्ट्रक्चर आपका पाया जाता है XeF2 में। तो ये भी उसी टाइप का स्ट्रक्चर वाला होता है, लीनियर बोलिए या फिर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। फिर BrO3, तब BrO3 में Br सेंट्रल एटम है, O3 जुड़े हुए हैं, डबल बॉन्ड से जो हैं, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से हैं, लोन पेयर है। सेम इसी टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है यहाँ पर XeO3 के साथ। तो यहाँ भी स्क्वायर ये पिरामिडल स्ट्रक्चर इसका भी हो जाता है, उसका भी पिरामिडल स्ट्रक्चर हो जाता है। तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करके इसको दिखा सकते हैं। और इसके बाद एक है कि वाई डू नोबल गैसेज हैव कंपैरेटिवली लार्ज एटॉमिक साइजेज। तो उसका हमने हिंट कर दिया है कि ड्यू टू हैविंग, देखिए ये एस और पी ऑर्बिटल कंप्लीट होते हैं नोबल गैसेज के, तो इसलिए उसमें इंटर एटॉमिक फोर्स नहीं लगता है, कोई बॉन्ड नहीं बनता है, और इसके एटम के बीच में केवल वंडरवाल फोर्स काम करते हैं। तो वंडरवाल फोर्स काम करने के कारण जो उनके रेडियाई होती हैं उनको हम लोग वंडरवाल रेडियाई कहते हैं। और वो चूँकि फोर्स वीकर होता है तो ज़्यादा दूर दूर रहते हैं, इसलिए वंडरवाल रेडियाई जो होते हैं ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ज़्यादा होते हैं।
एज कंपेयर टू कोवैलेंट रेडियाई और मेटेलिक रेडियाई। तो मेटल के केस में मेटेलिक रेडियाई होते हैं, वो भी छोटे होते हैं रिस्पेक्टिवली वैन डर वाल रेडियाई के रिस्पेक्ट में, और कोवैलेंट में है, कोवैलेंट कंपाउंड जो नॉन मेटल बनाते हैं तो उनमें भी कोवैलेंट रेडियाई जो होते हैं वो भी रिस्पेक्टिवली छोटे होते हैं, और इनका वैन डर वाल रेडियाई जो होता है नोबल गैसेज में ये बड़ा होता है, इसीलिए उनका साइज भी बड़ा होता है। और लास्ट क्वेश्चन है कि लिस्ट द यूजेज ऑफ नियॉन एंड आर्गन गैसेज। तो नियॉन और आर्गन के इनर्ट गैसेज के जो यूज हम लोग लिखे हुए हैं उसमें है, आप बुक का भी हेल्प ले सकते हैं और वीडियो में भी आप देखिएगा तो वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएगा, इसको तो आप नोट कर लीजिएगा। तो इस तरीके से अब हमने इस पी ब्लॉक एलिमेंट के सारे इंटेक्स और एक्सरसाइज क्वेश्चन को देख लिया। आपसे सजेशन है कि आप उन क्वेश्चंस को फिर से 2 बार 3 बार रिपीट करके देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, ताकि इसका कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। चैप्टर के वीडियो में जिस पॉइंट पर दिक्कत हो उनसे रिलेटेड वीडियो अलग अलग बनाए गए हैं, तो उन वीडियो लेसन्स को अच्छे से देख करके 1-2 बार रिप्ले करके समझ लीजिए। तो आप डायरेक्ट सेल्फ स्टडी से जो पढ़ेंगे, पढ़ करके जितना समझेंगे बुक से, उससे ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं ऑडियो वीडियो माध्यम से। तो इसलिए मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप वीडियो को टाइम निकाल करके देख करके उससे अपडेट हो जाइए, उससे कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, और जब ये कॉन्सेप्ट आप समझ लेंगे तो फिर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन दिए जाएंगे तो आप सोच करके समझ करके बना सकते हैं। तो इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं 8 यूनिट के साथ, द डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करेंगे। उसमें उसके कोर्स के अनुसार जो कुछ जनरल प्रॉपर्टीज है, कुछ कंपाउंड्स है, उसकी बात करेंगे। और तब इसके बाद एक लास्ट चैप्टर इसका बचेगा, इस फर्स्ट बुक का फर्स्ट पार्ट का आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसकी बात करेंगे। तब हम लोग ऑर्गेनिक की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, बढ़ेंगे, अपना सिलेबस कवर होगा। सिलेबस कवर करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, वो अपने समय से जब हम लोग रेगुलर चल रहे हैं, रेगुलरली चलेंगे तो हमारा टाइम से पहले कवर हो जाएगा। उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। टेंशन ये लेना है कि जितना हम लोग वीडियो देख लिए, बन गया, उसका कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होते चलना चाहिए, क्योंकि उसको बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो अभी से ही आप उसका गैप टाइम में जब तो मौका मिले तो रिप्ले करके वीडियो देखिए, आप उसके नोट्स पढ़िए, तैयार कर लीजिए, ताकि आगे के क्वेश्चन समझने में, आगे के चैप्टर समझने में आपको दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।